इसमें चैप्टर 0 आ जाता है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ये हिस्ट्री के बारे में पहले देख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जो अयोटा है, अयोटा किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ऑयलर ने, ठीक है। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड ये डेट ऑफ डेथ है, ये ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ। तो अयोटा जो है ना, ऑयलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद गॉस ने क्या किया? गॉस कहाँ का था? ये इसकी ये सारी हिस्ट्री है। जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम प्रूव किया था कि अलजेब्राइक इक्वेशंस कि जिनके रियल कोफिशिएंट्स हो, उनके रूट्स कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आपके पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, न्यू, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, और ये आ जाएगा ना 4 का आ गया 2 और -1 का -1 के रूट का आ गया आयोटा। तो देखें ये इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट्स तो रियल है लेकिन रूट इसका कॉम्प्लेक्स आ गया। तो ये गॉस ने फर्स्ट टाइम बताया था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं जी, रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। आगे ये कुछ कुछ नंबर्स हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ये आपको पहले ही पता है। रैशनल नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो और पी क्यू इंटीजर्स हो, क्यू नॉन जीरो, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल जो रिकरिंग, ठीक है, ये सारे रेशनल होते हैं। और जो नॉन रिकरिंग हो, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रहा हो, रुक ना रहा हो, ठीक है। जैसे हम 1/2 अगर देखें तो ये होता है 0.5, पॉइंट के बाद ये रुक गया, स्टॉप हो गया ना, मतलब एक डिजिट पे ये रुक गया है, तो ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें √2, √2 1.4142 चलता ही जा रहा है, कोई इसमें प्रॉपर रिपीटिशन नहीं है, तो इस तरह के जो भी नंबर होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। पाई एक इरेशनल नंबर है, ई जो है ये भी इरेशनल नंबर है। पाई का जो फार्मूला है आपको पता है, किसी भी सर्कल के लिए, किसी भी सर्कल के लिए सरकमफेरेंस ओवर डायमीटर, मतलब कि ये सर्कल है ना आपके पास, तो सेंटर में से जो लाइन गुजरती है, ये इस लेंथ को डायमीटर कहते हैं, और ये जो गोल है आपके पास, ये सारी जो इसकी लेंथ है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। तो ये पाई की वैल्यू है। ई क्या है? लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n और इसकी पावर n, ठीक है, इसको हम ई कहते हैं। मतलब कि ये एक ऐसी हमारे पास, ये एक ऐसा नंबर है, लिमिटिंग फॉर्म में ये नंबर है जिसको हम ऑयलर्स नंबर कहते हैं, ई, ठीक है, 2.716 समथिंग। तो ये दोनों नंबर्स, नंबर ई और नंबर पाई, ये दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे a, b। a, b को हम कह सकते हैं कि a + b अयोटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू प्लेन, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू प्लेन, देयर इज 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस प्लेन। इसलिए प्लेन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे देखें a, b, अगर a, b देखा जाए तो ये एक पॉइंट है, मतलब कि ये पॉइंट बिलोंग करता है R² में से। लेकिन अगर हम a, b को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम a + aB भी कह सकते हैं। जब जब हम इसको a + aB बोलेंगे
तो ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं आर स्क्वायर के साथ, प्लेन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद ये कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कर रहा है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्रोसेस के ये रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड करने का प्रोसेस है, ये सबको पता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जब भी आप किसी स्केलर नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर में एक्स की वैल्यू आर cos थीटा होती है, वाई की वैल्यू आर sin थीटा, और थीटा जो है वो tan इनवर्स y ओवर x होता है। ये मैंने, मेरा ख्याल है मैंने अपनी किसी एक वीडियो में ये कैलकुलेट किया हुआ है। काइंडली अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता दें कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर हमने, मेरा ख्याल है कि एफएससी पार्ट 1 का जब हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जब हमने बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 में हमने पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट डायग्राम, कम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन कहते हैं, ये सारे इसके नाम है। अब मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा। जैसे देखें जी, ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा, तो इसका जो मॉडुलस होगा जी मॉड, वो आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, और ये यहाँ से स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको हम लेंथ ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं कि 1 2 एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 2। तो 1 2 जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी, इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे, √5। ये जो हमने कैलकुलेट किया ना मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। और इसके साथ एक और चीज अगर हम गौर करें, इस आर्गन डायग्राम में एक्स एक्सिस के साथ ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई ना कोई एंगल भी बना रहा है थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ ये कोई ना कोई एंगल भी बना रहा है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे जी, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जी बोलेंगे, ठीक हो गया। written as argument z और amplitude of z. It follows that कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड मतलब के मॉडुलस अगर 0 आ जाए तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होंगे, ठीक है। उसने ये बात आगे बोल दिया कि जी मार्ट को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं ओरिजिन से उस पॉइंट तक। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस आया हमारे पास, उस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, जी मॉड कह रहे हैं ना, इस डिस्टेंस को, ये जो आया हुआ है ये जी मॉड है, ठीक है। जी मॉड को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है द आर्गुमेंट थीटा ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है ना वो यूनिक नहीं है, ये मैं आपको भी क्लियर करवा देता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे ये देखें जी, मैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स लेता हूँ ना, थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है tan इनवर्स y ओवर x। अब आपने ये बात बड़े गौर से समझनी है, tan इनवर्स y ओवर x, और मैं ये शो करूंगा कि थीटा इज नॉट यूनिक। आपको समझाने के लिए जो है ना, मैं यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, z इज इक्वल टू, आप कह लें कि 1 + आयोटा। अब 1 + आयोटा जो है ये एक्स एक्सिस का 1 और ये वाई एक्सिस का 1, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया ना z1, तो
इसका जो होगा ना एंगल थीटा, वो हम देखते हैं कितना आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, मतलब कि यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, ठीक है, 45 डिग्री। अब यहाँ पे दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जो कि ये नहीं होगा, उसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 2, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो Z2 है वो Z1 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी पोजीशन तो डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही ओरिजिन से Z2 तक हम एंगल देखेंगे तो एंगल तो दोनों का सेम आ रहा है। जैसे देखे ना, Z2 इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/2। तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया, दोबारा से tan इनवर्स 1 हो गया ना, तो इसको फिर π/4 कह सकते हैं। तो हमने देखा कि कम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है लेकिन थीटा सेम है। इसका मतलब है कि थीटा तो ये यूनिक नहीं हुआ ना। और एक और चीज है कि आपने जो जनरल एंगल पढ़े थे कि एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो थीटा तो वही रह रहा है ना, मतलब कि 2 पाई से एक चक्कर कंप्लीट हो गया ना। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए एक्स एक्सिस तक, तो ये हो गया 2 पाई। और फिर यहाँ से जब आपने अपवर्ड मूव किया तो ये π/4 मजीद यहाँ पे ऐड हो गया ना। तो 2 पाई प्लस π/4 का मतलब दोबारा से π/4 होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना सबको। इसी तरह यहाँ से एक और चक्कर आप कंप्लीट कर लें, एक और चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आ जाए, तो 2 पाई एक चक्कर फिर प्लस 2 पाई, ये एक और चक्कर कंप्लीट हो गया। तो ये 2 रोटेशन हो गई ना 360 डिग्रीज की। और इसमें फिर π/4 ऐड करेंगे तो दोबारा से आंसर π/4 आ जाएगा। तो 2 पाई प्लस 2 पाई हो गया जी 4 पाई प्लस π/4, मतलब के 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो उसने यहाँ पे ना एक जनरल फार्मूला बनाया है 2n पाई प्लस थीटा। तो 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू दोबारा से क्या आ जाएगी, पाई के इक्वल आ जाएगी, सॉरी थीटा के इक्वल आ जाएगी। The value of argument which satisfies the inequality is called the principal value of the argument। तो अब आर्गुमेंट जो -पाई से पाई के दरमियान में होता है उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। इस पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ढूंढ के आपको सेंड कर दूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल 1 आ जाती है जी लोकस के। लोकस ये है, देखें, वो ये कहना चाह रहा है कि एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जी। ठीक है, गौर से बात सुननी है ना। तो उस कम्प्लेक्स नंबर में से 1 को माइनस किया है और उसी कम्प्लेक्स नंबर में 1 को प्लस किया है और फिर डिवाइड कर दिया है। तो जो हमारे पास एंगल बना है ना वो 60 डिग्रीज का बना है। मतलब कि कोई कम्प्लेक्स नंबर जी है जिसमें 1 माइनस किया और जिसमें 1 प्लस किया, और उसका जो एंगल आया है डिवाइड करने के बाद वो π/3 आया है। तो असल में वो कम्प्लेक्स नंबर जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रास्ता बनाना चाह रहा है वो कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब आपने इस आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि आर्गुमेंट का मतलब tan इनवर्स y ओवर x, तो यहाँ से जब आप इसने इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है। तो असल में जो ये कम्प्लेक्स नंबर है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका लोकस अगर हम देखें तो जी में से योटा को माइनस किया है, डिवाइड किया है, जी में योटा को प्लस किया है, मैग्नीट्यूड का आंसर 2 या 2 से ज्यादा है। अब ऐसा कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है, वो कौन सा रास्ता है जो मतलब जिसको जी फॉलो कर रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो ये देखें जी कि ये हमारे पास आ गया ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो लेस और इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वल का मतलब है जी कि बिल्कुल बराबर है, और लेस का मतलब है इंटीरियर।
तो बाउंड्री मतलब कि यहाँ पे इक्वल यूज हो गया और इंटीरियर का मतलब है लेस। तो ये सर्कल है ना, अगर हम सर्कल बनाना चाहें तो मैं आपको सर्कल बना के भी दिखा सकता हूँ। 3x² + 3y² + 10y, देखें 3x² + 3y² + 10y + 3 इज लेस और इक्वल 0, है ना। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx। अभी एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था कि एफएससी का मैथ जरूरी है कि नहीं। अब आप देखें यहाँ पे मैं एफएससी वाला मैथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6। अब आपने गौर से ये चैप्टर नंबर 6 इस्तेमाल कर रहा हूँ, गौर से इस बात को सुनना है और देखना भी है। 2gx + 2fy + c = 0, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल है ना। जबकि x² होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा x² + y² + 10/3y + 3/3 1 इज लेस और इक्वल 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब 2g जो है वो 10/3 के इक्वल है ना, तो यहाँ से g की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। और सॉरी, ये 2f हो गया ना, 2fy को हमने यहाँ पे करना है, तो ये f की वैल्यू आ गई 5/3। और 2g जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि इसमें x वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे x वाली टर्म है, तो g की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है -g (-f). तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल इज 0 और ये -5/3। तो देखें जी, सेंटर निकला है, रेडियस का फार्मूला है रेडियस इज इक्वल टू g² + f² - c और ये स्क्वायर रूट। तो यहाँ से g² 0 हो गया, 0 + f² 25 हो गया जी 9 - c की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो -1 कर देंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 9 25 - 9 इज 16, तो ये 4/3 आ जाएगा ना रेडियस। तो अब ये सर्कल बन गया जिसका सेंटर यहाँ पे है और रेडियस इतना है। तो इसको हम पॉइंट्स में अगर चेंज करें 5/3 और उसको देख, एक सेकंड, ये कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। इसको देख लेते हैं ना यहाँ पे, पहले इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, 5/3 1.6 0, -1.6 और रेडियस जो है वो 4/3 है। 4/3 4/3 1.3। तो ये देखें सेंटर आ गया एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का -1.6। ये -1, ये -2, ये -1.5 और ये इस जगह पे आएगा -1.6। ये इसका सेंटर आ गया और रेडियस 1.3। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड आपने 1 स्टेप नीचे और 1 स्टेप ऊपर जाके 1.3। तो ये देखें ये हमारे पास कुछ सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये सेंटर और ये रेडियस है ना 1.3, तो 1.3 ये लेंथ होगी 1.3। तो कहने का ये मकसद है कि इसका, अब उसने कहा हुआ है कि लेस और इक्वल टू 0, है ना। तो लेस और इक्वल टू 0 का मतलब है कि बाउंड्री भी शामिल है और बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इस प्लेन में, ये सारे पॉइंट्स शामिल हैं। यहां से आप कोई भी पॉइंट उठा लें, वो सारा पॉइंट z - a/z + a मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता होगा। आप इस दायरे में से कोई भी पॉइंट उठा लें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ ना, हम इस पॉइंट को ही उठा लेते हैं ना, मतलब कि z हम उठा लेते हैं एक्स एक्सिस का 0 -1.6 अयोटा, मतलब कि z को हम -1.6 अयोटा उठा लेते हैं। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये इसी सर्कल के अंदर है। तो जब आप यहाँ पे और यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो आंसर 2 या 2 से ज्यादा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया -2.6 अयोटा और डिवाइड किया तो -1.6 + 1 -0.6 अयोटा मैग्नीट्यूड आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2.6 डिवाइडेड बाय 0.6
4.3 आ गया ना, तो 4.3 इज ग्रेटर देन 2 आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सर्कल के अंदर वो सारे इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसी चीज को लोकस कहते हैं कि वो कौन सा खास पोर्शन है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, वो पोर्शन हमने फाइंड करना था। ठीक है, समझ आ गई ये बात? चलिए अच्छा हो गया ना, इसका हमने डायग्राम से भी समझ लिया है। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो ये होगा कि आपने उस अयोटा को माइनस योटा से रिप्लेस कर दिया। ये इसने कहा इफ वी पुट माइनस योटा इन द प्लेस ऑफ योटा वी गेट this x minus iota y, which is known as z bar, and we call z bar as the mirror image of z. The mirror image of z is also known as conjugate of a complex number. ठीक है, तो अगर z का जो एंगल होगा थीटा, z का जो थीटा है, अब आप यहाँ पे देखें कि थीटा अगर यहाँ पे है z का, तो इसके जो कॉन्जुगेट होगा ना उसका थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल जैसे इस जगह पे आप मिरर रख लें ना, मिरर शीशा रख लें जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, उस मिरर को आप इस जगह पे रखें, उसका फेस इसकी तरफ करें, इसकी तरफ, तो आपको मिरर में ये सारा नजर आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं जी कॉन्जुगेट। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये z डबल बार इक्वल टू z1 प्लस z2 बार, ये सारी प्रॉपर्टीज आप देखिएगा, बाकी हम कल करेंगे, कल या परसों जब भी क्लास होगी। ठीक है, मुझे याद